एक ऐसा देश जहाँ की मिट्टी में पुरानी कहानियां बसी हुई हैं। ये देश बस एक जगह नहीं, एक युग का प्रतीक है जो हजारों सालों से इतिहास को अपने अंदर समाये हुए है। फ्रॉम द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली टू द राइज ऑफ मॉडर्न इंडिया, भारत की कहानी एक ऐतिहासिक सफर है जिसमें अनेक रंग और कहानियां हैं। भारत की सभ्यता की शुरुआत इंडस वैली सिविलाइजेशन से कैसे हुई और ये सिविलाइजेशन भारत के इतिहास में क्या सिग्निफिकेंट रखता है, आइए ये जानते हैं आज की इस वीडियो में। हमारा सफर होता है करीब 4500 साल पहले, जब भारत में एक शानदार सभ्यता अपने चरम पे थी जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पन और मोहनजोदारो जैसे शहरों में एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग और सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम हमें देखने को मिले हैं जो आज भी एक आधुनिक नगर की तस्वीरें हैं। ये सभ्यता अपने व्यापार, कला और संस्कृति के लिए विश्व प्रसिद्ध थी। इस युग में व्यवहारिक कला और विज्ञान की उन्नत स्थिति हमें नजर आती है जिसमें लोगों का जीवन सुविधा से भरा हुआ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद एक नया युग आता है, वैदिक युग। करीब 1500 BCE में इंडो आर्यंस भारत आए और अपने साथ संस्कृति, भाषा और वैदिक ग्रंथों को लेकर आए। ऋग्वेदा से लेके यजुर्वेदा तक इन ग्रंथों ने भारत की सामाजिक और धार्मिक संस्कृति का काम किया। ये ग्रंथ हमें धर्म, कर्म और सामाजिक जीवन का नियम सिखाते हैं जो आज भी भारत के जीवन का एक मुख्य हिस्सा है। इस युग में आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और याचना के माध्यम से लोगों का जीवन सुविधा पूर्वक व्यवस्थित होता है। 6th सेंचुरी BCE के आसपास भारत में महाजनपदास का युग आया जो छोटे छोटे राज्य के साथ उठे। मगधा, कोसला, अवंती और वत्सा जैसे 16 महाजनपदास भारत के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर राज कर रहे थे। इसी युग में महावीर और गौतम बुद्ध जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ जिन्होंने जैनिज्म और बुद्धिज्म का प्रचार किया। ये दोनों धर्म अपने अपने तरीके से मोक्ष और जीवन के उचित मार्ग का पाठ प्रदर्शित करते हैं। 322 BCE में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शक्ति और चाणक्य नीति के माध्यम से भारत का पहला सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया जिसका नाम है मौर्य एम्पायर। पाटलिपुत्र इस साम्राज्य की राजधानी थी जहां से पूरी भारत का प्रशासन किया जाता था। चंद्रगुप्ता के पोते अशोका, उन्होंने अपने जीवन को बुद्धिज्म के प्रचार में लगा दिया। अशोका के एडिक्ट्स जो संबोधन और शिलाओं पर लिखे गए थे उनके साम्राज्य का एक जीवन प्रमाणंद है। ये युग भारत के लिए एक नए सामाजिक और धार्मिक संस्कृति का प्रतीक था। अशोका के समय में भारत ने अपने अस्तित्व को धर्म और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित किया। चंद्रगुप्ता I ने 320 CE में गुप्ता एम्पायर की स्थापना की जिसे भारत के इतिहास में एक स्वर्णीय युग के रूप में देखा जाता है। इस युग में कला, साहित्य, विज्ञान और गणित का विकास अपनी चरम सीमा पर था। आर्यभट्ट जैसे महान वैज्ञानिकों ने एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में नए नए आविष्कार किए। कालिदास जो अपने नाटक और काव्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है, उन्होंने अपनी रचनाओं से भारत के साहित्य को समृद्ध बनाया। इस युग में जीरो का आविष्कार, डेसिमल सिस्टम का विकास और आयुर्वेद के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए गए। गुप्ता एम्पायर ने भारत को एक समृद्ध संस्कृति और कला के महान उदाहरण दिए। नालंदा और तक्षशिला जैसे विद्यालयों में विश्व के विद्यार्थी आकर विद्या ग्रहण करते थे। ये समय भारत के इतिहास में एक ऐसे युग का प्रतीक था जहाँ कला, विद्या और विज्ञान अपने विकास पर थे। देखते देखते कई एम्पायर भारत की धरती पर बने और मिट गए, लेकिन 60s में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार के लिए आना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी ताकत को बढ़ाकर भारत के राज्यों पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। आपको क्या लगता है कि कैसे एक कंपनी जो बिजनेस के लिए भारत आई और पूरे देश पर राज करने लगी? 1857 का विरोध, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रयास था ब्रिटिश रूल को खत्म करने का। इंडियन सिपाहियों और आम जनता ने मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नाकामयाब रहे। 1857 के बाद ब्रिटिश ने भारत पर डायरेक्ट कंट्रोल लिया और ब्रिटिश राज शुरू किया, लेकिन इस दौरान भारत के लोगों में आजादी की भावना भी मजबूत होती गई। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कई आंदोलन चले। जब गांधी जी अहिंसा का रास्ता अपना रहे थे, सुभाष चंद्र बोस ने हिंसा का रास्ता चुना। उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया और ब्रिटिश के अगेंस्ट हथियार उठाने शुरू कर दिए। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। काफी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद वो दिन आता है जिसका इंतजार हर उस इंसान को था जो आजाद होना चाहता था। 1947 में भारत को आजादी मिली, लेकिन इस आजादी के साथ एक बड़ा दर्द आया, पार्टीशन। भारत और पाकिस्तान के बनते ही लाखों लोग अपने घर छोड़ के दो अलग अलग देशों में बसने लगे। आजादी के बाद भारत ने अपनी नई कहानी शुरू की।
देश ने डेमोक्रेसी अपनाई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और ग्लोबल पावर बना। आज का भारत दुनिया के आगे एक उदाहरण है। लेकिन आपको क्या लगता है, हमारे सामने अब भी कौन से बड़े चैलेंजेस हैं?